तो आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है पावर का, एक मोटरसाइकिल के अंदर। हम समझेंगे कि इंजन के अंदर जो आग जलती है वो पहिए को घुमाने वाली जबरदस्त ताकत में आखिर बदलती कैसे है। ये इंजीनियरिंग के कमाल की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक मोटरसाइकिल इंजन के अंदर होने वाले छोटे छोटे कंट्रोल किए गए धमाकों को आगे बढ़ने वाली रफ्तार में कैसे बदल देती है। असल में ये पूरा खेल है आग, मेटल और एकदम सटीक इंजीनियरिंग के तालमेल का। तो ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब पावर का ये जो पूरा सफर है ना, इसकी शुरुआत होती है इंजन के दिल में। और इस प्रोसेस को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है: सक, स्क्वीज, बैंग और ब्लो। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यही वो 4 स्ट्रोक साइकिल है जहां से सारी की सारी पावर पैदा होती है। अच्छा, एक मिनट। जब हम बैंग बोलते हैं तो इसका मतलब कोई अनकंट्रोल्ड हिंसक धमाका नहीं है। नहीं नहीं, असल में ये पेट्रोल और हवा के मिक्सचर का एक बहुत तेज लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल किया गया दहन है, यानी कंबस्चन। ये सब कुछ होता है एक छोटी सी बंद जगह में, जिसे कहते हैं कंबस्चन चेम्बर। और समझिए कि यही वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को शुरू करती है। तो चलिए इन चारों स्टेप्स को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पहला, सक यानी इनटेक स्ट्रोक। इसमें पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और पेट्रोल हवा के मिक्सचर को अंदर खींचता है। फिर आता है स्क्वीज या कंप्रेशन। इसमें पिस्टन ऊपर आकर उस मिक्सचर को जोर से दबाता है, कंप्रेस करता है। और फिर असली एक्शन, बैंग यानी पावर स्ट्रोक। स्पार्क प्लग इस दबे हुए मिक्सचर में चिंगारी देता है और पिस्टन एक जबरदस्त ताकत के साथ नीचे की ओर धकेला जाता है। आखिर में आता है ब्लो या एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें पिस्टन वापस ऊपर आकर जली हुई गैसों को बाहर फेंक देता है। और जरा सोचिए, ये पूरी साइकिल हर मिनट हजारों बार दोहराई जाती है। तो ठीक है, अब हमारे पास पिस्टन से ऊपर नीचे जाने वाली जबरदस्त ताकत तो आ गई, लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे की ताकत से तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। हमें चाहिए घुमावदार गति, यानी रोटेशनल मोशन। तो अगला चैलेंज यही है, इस सीधी साधी लीनियर गति को घुमावदार गति में कैसे बदला जाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है क्रैंकशाफ्ट की। समझिए, ये सिस्टम का हीरो है। पिस्टन जो है वो एक कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। तो जैसे ही बैंग स्ट्रोक पिस्टन को जोर से नीचे धकेलता है, ये रॉड क्रैंकशाफ्ट को घुमा देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइकिल में पैडल मारकर पहिए को घुमाते हैं। और बस इसी तरह कंबस्शन से मिली सीधी ताकत एक जोरदार घुमावदार गति में बदल जाती है। ठीक है, तो अब क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है और हमारे पास रॉ पावर है, बहुत सारी पावर। लेकिन इस पावर को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, खासकर तब जब गियर बदलना हो या बाइक को रोकना हो। तो यहीं पर सीन में आता है क्लच, जो इस पावर का असली गेट कीपर है। क्लच का काम अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो बहुत सीधा है। जब क्लच लीवर को छोड़ते हैं तो इंजन की पावर ट्रांसमिशन से जुड़ जाती है, और जैसे ही लीवर को खींचते हैं ये कनेक्शन टूट जाता है। बस ये एक स्विच की तरह है जो पहिए तक जाने वाली पावर को ऑन या ऑफ करता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, क्लच के अंदर ना फ्रिक्शन प्लेट्स और स्टील प्लेट्स की कई सारी लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक। जब लीवर छोड़ा हुआ होता है तो स्प्रिंग्स इन सभी प्लेट्स को कसकर एक साथ चिपका देते हैं और पावर इंजन से ट्रांसमिशन तक जाने लगती है। लेकिन जैसे ही लीवर खींचते हैं ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और पावर का फ्लो वहीं रुक जाता है। मजे की बात यह है कि इंजन तो घूमता रहता है, पर उसकी ताकत पहिए तक नहीं पहुंच पाती। चलिए अब पावर क्लच से आगे निकलकर पहुंचती हैं गियर बॉक्स तक। अब गियर बॉक्स का काम क्या है? इसका सीधा सा मकसद है इंजन से मिली उस रॉ पावर को मैनेज करना, उसे अलग अलग स्पीड और सिचुएशन के हिसाब से ढालना, ताकि बाइक शहर के ट्रैफिक में भी आराम से चले और खुले हाईवे पर रफ्तार भी पकड़ सके। ज्यादातर मोटरसाइकिलों में कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स इस्तेमाल होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गियरबॉक्स के अंदर सारे गियर हर समय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी मैश में रहते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि इस डिज़ाइन से गियर बदलना बहुत ही तेज़ और मक्खन जैसा स्मूथ हो जाता है, और जब कोई तेज़ी से स्पीड बदल रहा हो तो बिना झटके वाला स्मूथ शिफ्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये ट्रांसमिशन सीक्वेंशियल भी होते हैं, यानी गियर एक लाइन से एक क्रम में ही बदले जा सकते हैं, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा वगैरह। एक कार की तरह दूसरे से सीधे चौथे गियर में छलांग नहीं लगा सकते। इसके पीछे भी बहुत सॉलिड वजह हैं। पैरों से गियर बदलने के लिए ये सबसे तेज और सबसे आसान सिस्टम है। साथ ही ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है और वजन भी कम रखता है, जो एक बाइक के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं।
तो फिर गियर असल में शिफ्ट कैसे होते हैं? जब गियर लीवर को दबाया जाता है तो वो एक शिफ्ट ड्रम को घुमाता है। इस ड्रम पर कुछ रास्ते या खांचे बने होते हैं जिनमें शिफ्ट फोक्स चलते हैं। ये फोक्स कुछ खास गियर्स को शाफ्ट पर दाएं बाएं खिसकाते हैं। जब ये गियर खिसकता है तो उस पर लगे छोटे छोटे डॉग्स दूसरे गियर के स्लॉट्स में जाकर फंस जाते हैं और उसे शाफ्ट से लॉक कर देते हैं। बस इसी तरह पावर उस गियर के हिसाब से पहिए तक पहुंचने लगती है। यह वाकई में एक शानदार मैकेनिकल डांस है। ज्यादातर बाइक्स का जो शिफ्ट पैटर्न होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। पहला गियर नीचे और बाकी सारे ऊपर, और न्यूट्रल उसे पहले और दूसरे गियर के ठीक बीच में जगह दी जाती है। ये सेफ्टी और सुविधा दोनों के लिए है। जब बाइक रोकनी हो तो न्यूट्रल ढूंढना आसान हो जाता है और गलती से पहले गियर की जगह न्यूट्रल लगने का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है कि आखिर इतने सारे गियर्स की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब छिपा है स्पीड और टॉर्क के बीच के एक बुनियादी समझौते में। देखिए, इंजन हर सिचुएशन के लिए एक जैसी पावर नहीं दे सकता। टीवीएस मोटर ने इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा है, एक गियर अनुपात स्पीड और टॉर्क के बीच एक समझौता है। यानी बात बहुत सीधी है, एक ही समय पर हमें मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम खींचने की ताकत यानी टॉर्क दोनों नहीं मिल सकते। हमें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। अब ये टेबल इस बात को और भी साफ कर देती है। देखिए, पहले गियर में टॉर्क यानी खींचने की पावर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड सबसे कम। ये रुकी हुई बाइक को उठाने के लिए परफेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ छठे गियर में क्या होता है? स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन टॉर्क सबसे कम, जो हाईवे पर तेज रफ्तार से चलने के लिए एकदम सही है। तो मतलब साफ है, हर गियर का अपना एक खास काम है। तो ये था पावर का पूरा सफर, कंबशन चेंबर की छोटी सी आग से लेके सड़क पर घूमते पहिए तक। ये आग और मेटल का एक ऐसा जटिल डांस है, एक ऐसा बैले है जो पूरी तरह से राइडर के कंट्रोल में होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे सफर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करता है। एक दिलचस्प सवाल है ना?